Good morning, students. I am Jaydeep Kumar from KBC RPM Mokama Hat. Let's start our new topic Maharatna, Navratna, and Mini Ratnas. Okay, students, previous videos में हम लोग LPG पॉलिसी को डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, LPG पॉलिसी डिस्कस करते समय हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एंड ऑफ 80s इंडियन इकोनॉमी में क्राइसिस क्रिएट हुआ था, उस क्राइसिस से निपटने के लिए, उस क्राइसिस के समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने किन किन पॉलिसीज़ को, किन किन रिफॉर्म्स को एडॉप्ट किया और कैसे इकोनॉमी को हमारी रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करते हुए लिबरल बनाया, किस तरह से इकोनॉमी को प्राइवेटाइज किया गया और फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करते हुए हमारी इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट किया गया. ओके स्टूडेंट्स, इन वीडियोस को डिस्कस करते समय जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे, हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को डिस्कस किया था, तो हमने डिस्कशन के प्राइवेटाइजेशन के डिस्कशन के लास्ट में आपको चीज़ बताई थी कि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी PSEs की परफॉर्मेंस, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे PSEs को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने PSEs थे उनको एक स्टेटस आइडेंटिफाई किया. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो PSEs 80s से पहले इस्टेब्लिश किए गए थे, वो PSEs यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अपनी इफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे थे, इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे थे. ठीक है, दूसरी ओर गवर्नमेंट चाह रही थी, गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन की जिस पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, तो मैंने बताया कि प्राइवेटाइज दो ही तरीकों से किया जाता है. एक, गवर्नमेंट अपने प्रोडक्शन को विड्रॉल कर ले, ठीक है, विड्रॉल कर ले, और दूसरा हमने बताया था डिसइन्वेस्टमेंट. यानी जो हमारे PSEs थे, PSEs के शेयर प्राइवेट सेक्टर में सेल करे, यानी PSEs की ऑनरशिप गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से पब्लिक सेक्टर को ट्रांसफर करे. और इसके लिए जरूरी था कि प्राइवेट सेक्टर को, जो हमारा इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर था, उस प्राइवेट सेक्टर को इन PSEs में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, PSEs की ऑनरशिप खरीदने के लिए अट्रैक्ट किया जाए. और जैसे ही प्राइवेट सेक्टर PSEs की ओर अट्रैक्ट होगा, PSEs में इनोवेशन बढ़ जाएंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अरेंजमेंट आउटसोर्सिंग से किया जाने लगेगा, PSEs को इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिट करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे इन PSEs की क्या होगी, इफिशिएंसी में सुधार होगा और ये PSEs इफेक्टिवली काम कर सकेंगे. इसी को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने हमारे जो PSEs हैं, इन PSEs में
ऐसे प्रॉफिट मेकिंग पीएससीज को आइडेंटिफाई किया। ऐसे पीएससीज जो प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, उनको आइडेंटिफाइड किया और 1996 में इन 9 पीएससीज को, ऐसे 9 पीएससीज जो प्रॉफिट में चल रहे थे, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे, उन 9 पीएससीज को 1996 में महारत्न डिक्लेयर कर दिया। सॉरी, नवरत्न डिक्लेयर कर दिया। यानी उन 9 पीएससीज को जो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, ऐसे 9 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, उन्हें नवरत्न डिक्लेयर कर दिया। और जैसे ही नवरत्न डिक्लेयर किया तो इसका कोई ना कोई तो बेनिफिट होगा। इसका बेनिफिट था, गवर्नमेंट ने जिन पीएससीज को नवरत्न डिक्लेयर किया था, उन्हें पीएससीज को ऑपरेट करने के लिए और पीएससीज का मैनेजमेंट करने के लिए ऑटोनॉमी दे दी गई, स्वतंत्रता दे दी गई। यानी ऐसे पीएससीज, देखिए पीएससीज क्या थे? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, यानी इनका मैनेजमेंट, जो पीएससीज थे, पीएससीज का मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, यानी कैसे इनको चलाया जाए, ये कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, यानी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मैनेजमेंट कैसे होगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, इन पीएससीज को कैसे ऑपरेट किया जाएगा, ये सारे डिसीजन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। लेकिन ऐसे पीएससीज जिनको नवरत्न डिक्लेयर कर दिया गया, नवरत्न का स्टेटस दे दिया गया, उनको ये ऑटोनॉमी दे दी गई, स्वतंत्रता दे दी गई कि वो अपना मैनेजमेंट खुद से तय करें, वो अपने पीएससीज को कैसे चलाया जाएगा वो खुद ही डिसाइड करें। यानी ऐसे पीएससीज जिन्हें महारत्न डिक्लेयर किया गया था, वो अपना मैनेजमेंट और अपना ऑपरेशन पॉलिसीज खुद अब डिसाइड कर सकते थे। इसके लिए उन्हें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं थी। और जब ऐसा हो गया कि इन पर इनका मैनेजमेंट, इनका ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ खुद पीएससीज के हाथ में आ गई, तो जो प्राइवेट सेक्टर था अब वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। क्यों? क्योंकि जब इनका मैनेजमेंट अपने हाथ में होगा, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ अपने हाथ में होंगी, तो इन पीएससीज को ये ऑटोनॉमी होगी, ये स्वतंत्रता होगी कि वो क्या प्रोडक्शन करें, कहाँ प्रोडक्शन करें, कैसे प्रोडक्शन करें, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है। यानी ये अपना लॉस और प्रॉफिट अब खुद डिसाइड कर सकते थे। तो यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट के डूबने का खतरा नहीं था, और इसी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर था ऐसे नवरत्न पीएससीज की तरफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट होने लगा। ठीक है, जिससे क्या हुआ, इन पीएससीज की इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यही यहाँ लिखा है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इफिशिएंसी, इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म एंड इनेबल टू मोर इफेक्टिवली टू गवर्नमेंट आइडेंटिफाई टू 9 PSCs, 9 बताया ना मैंने भी, 9 PSCs एंड डिक्लेयर देम एज नवरत्न। ठीक है, यानी PSCs की इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी, प्रोफेशनलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने 9 PSCs को आइडेंटिफाई किया, और ये कौन से थे? जो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। ऐसे 9 PSCs को आइडेंटिफाई किया और उन्हें नवरत्न डिक्लेयर कर दिया इन 1996 में, यानी 1996 में नवरत्न डिस्कस कर दिया। ठीक है, दीज
PSCs were given more managerial and operational autonomy। और ऐसे PSCs जिन्हें नवरत्न डिक्लेयर किया गया था उनको अपने मैनेजमेंट से संबंधित, अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज से संबंधित बहुत ज़्यादा स्वतंत्रताएं दे दी गई थी, ऑटोनॉमी दे दी गई इन टेकिंग वेरियस डिसीजन एंड टू रन कंपनी इफेक्टिवली। यानी अपने PSCs को रन करने के लिए, PSCs से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए और इन PSCs को रन करने के से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस थे उनको लेने की स्वतंत्रता दे दी गई ताकि ये PSCs अपने प्रॉफिट को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। देखिए वही लिखा है, दीज डिक्लेयर एज नवरत्ना इन 1996, ये हो गया। इसके बाद these PSCs were given more managerial and operational autonomy in taking various decisions to run the company effectively and increase their profit। यानी ऐसे PSCs जिन्हें नवरत्न डिक्लेयर किया गया था उनको अपने कंपनी को, अपने PSCs को रन करने के लिए और अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऑपरेशनल और मैनेजरियल डिसीजन लेने की ऑटोनॉमी दे दी गई। ठीक है, क्लियर है? तो अब आप समझ गए होंगे कि ये नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न स्टेटस क्यों दिया गया। इसके पीछे एक ही मोटिव था कि इन PSCs को जिन्हें महारत्न, नवरत्न या मिनी रत्न डिक्लेयर किया गया, ये ग्लोबल मार्केट से जुड़ सकें, कंपटीशन का इन्वायरमेंट इनमें बढ़ाया जा सके, अपने मैनेजमेंट सिस्टम को और ऑपरेशनल सिस्टम को इफेक्टिवली रन किया जा सके। इसी के एम से गवर्नमेंट ने ये PSCs को इस तरह के स्टेटस अवार्ड किए, प्रदान किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दिस सीरीज 97 अदर PSCs हु अर्न प्रॉफिट वर अनाउंस एज मिनी रत्ना। ठीक है, यानी जब हाई प्रॉफिट अर्नर्स PSCs को, 9 हाई प्रॉफिट अर्नर PSCs को नवरत्न डिक्लेयर किया गया, ठीक उसी समय ऐसे PSCs जो प्रॉफिट मेकिंग थे, प्रॉफिट अर्न कर रहे थे लेकिन हाई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे थे, यानी ठीक उसी समय ऐसे 97 अदर PSCs जो प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, उनको मिनी रत्न डिक्लेयर कर दिया गया। तो नवरत्न कितने थे? 9। मिनी रत्न कितने हो गए? 97। ओके, फिर आगे इन 2010, अब देखिए 96 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 9 हाई प्रॉफिट मेकिंग PSCs को नवरत्न डिक्लेयर किया एंड अदर 97 PSCs जो प्रॉफिट मेकिंग थे उनको मिनी रत्न डिक्लेयर किया। इसके बाद एक और चेंज किया गवर्नमेंट ने 2010 में। ठीक है, 2010 में। और ये चेंज क्या था, ऐसे नवरत्न PSCs, ऐसे नवरत्न PSCs जो एनुअली 2500 करोड़ प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। ठीक है, यानी ऐसे PSCs या ऐसे नवरत्न PSCs जो एनुअली 2500 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, 2010 में स्टूडेंट्स उन्हें महारत्न का स्टेटस दे दिया गया। महारत्न, समझ गए? पहले गवर्नमेंट ने 96 में क्या किया, नवरत्न डिक्लेयर किए, मिनी रत्न डिक्लेयर किए। नवरत्न 9 थे और मिनी रत्न 97। ठीक है,
और 2010 में इस पॉलिसी में फिर से चेंज किया गवर्नमेंट ने और डिक्लेयर किया कि ऐसे नवरत्न पीएससीज, नवरत्न पीएससीज जो लास्ट 3 यानी प्रीवियस 3 ईयर से 2500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये कंडीशन थी। यानी पहला तो महारत्न बनने के लिए पीएससीज को नवरत्न में होना जरूरी था। दूसरा, उस नवरत्न पीएससीज ने पिछले 3 सालों में हर साल 2500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया हो। यानी अगर 2020 में हम किसी नवरत्न कंपनी को महारत्न बना रहे हैं तो ये जरूरी है कि उसने 2018 में भी 2500 करोड़ यानी 2500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया हो, 2019 में भी 2500 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया हो और 2020 में भी 2500 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया। यानी पिछले 3 सालों में लगातार 2500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष एनुअली प्रॉफिट अर्न कर रहा हो तो गवर्नमेंट ने ऐसे पीएससीज को क्या किया, महारत्न डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, जिस समय इनको महारत्न डिक्लेयर किया गया, इनको और ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी गई। यानी क्योंकि ये नवरत्न ऐसे कंपनीज थी जो नेशनल लेवल पर इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। अब जरूरी था कि इन नवरत्ना को इंटरनेशनल लेवल पर, मल्टीनेशनल्स पे, अदर कंट्रीज में भी अपने आप को स्टेबल करने में, अपने आप को इस्टेब्लिश करने में मदद की जाए। और इसी उद्देश्य से इनको इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन दिलाने के एम से गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको महारत्न डिक्लेयर कर दिया और इनको ये भी फ्री कर दिया कि ये अपना इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज में कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रेजेंट सिचुएशन में तो इंडिया में स्टूडेंट्स 10 पीएससीज ऐसे हैं, 10 पीएससीज ऐसे हैं जिनको महारत्न डिक्लेयर किया जा चुका है। तो 3 चीजें मैंने आपको यहां बताई, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। महारत्न कब डिक्लेयर किया गया, 2010 में। मिनी रत्न और नवरत्न कब डिक्लेयर किया गया, 1996 में। ठीक है, तो और महारत्न कौन सी कंपनी हो सकती है, 2 कंडीशन बताई। पहले तो वो कंपनी नवरत्न में होनी चाहिए, दूसरी वो पिछले 3 सालों से लगातार 2500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रही हो, तभी वो नवरत्न महारत्न बन सकती है। ठीक है, और महारत्न इस समय कितने पीएससीज हैं, 10 पीएससीज स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट टाइम में हैं जिनको महारत्न का स्टेटस दिया गया है। तो देखिए ये वही लिखा है, इन 2010 इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट लार्ज साइज ऑफ नवरत्न, ऐसे नवरत्न जो लार्ज साइज के हैं, पीएससीज आर एक्सपेंडेड देयर ऑपरेशन एंड फैसिलिटीज एज महारत्न। यानी इनके ऑपरेशनल एक्टिविटीज को और बढ़ाने के लिए इनको महारत्न की स्टेटस दे दिया गया। इन प्रेजेंट सिचुएशन देयर आर 10 पीएससीज आर आइडेंटिफाइज एज महारत्न। यानी अब तक कितने पीएससीज को महारत्न डिक्लेयर किया जा चुका है, 10 पीएससीज को। कौन कौन से हैं ये, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड यानी भेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड यानी सीआईए, ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, इंडियन ऑयल लिमिटेड यानी आईओएल, 7th नंबर पे है एनटीपीसी, 8 पे है ऑयल एंड नेचुरल गैस पेट्रोलियम ओएनजीसी, ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 10 पीएससीज स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अब तक महारत्न डिक्लेयर किया जा चुका है। तो स्टूडेंट्स आप इनके नाम याद कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर सीबीएसई के 2020 के सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था, राइट अ नेम ऑफ महारत्न, किसी एक महारत्न का नाम लिखिए। तो आप इनमें से याद कर लीजिए, हो सकता है फिर से इस तरह का आपको क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है, या इस तरह से क्वेश्चन दिख जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइज एज महारत्न। तो 3 नाम इसमें से दिए होंगे कोई से, और एक नवरत्न या मिनी रत्न का दे दिया होगा, आपको पहचानना पड़ेगा। और आप तभी पहचान सकते हैं जब आपको ये 10 के 10 नाम याद हो, ठीक है। तो आप इन 10 नामों को याद कर लीजिए। महारत्न कौन कौन सी कंपनीज जो इंडियन कंपनी है, कौन कौन सी महारत्न है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, अब देखिए 10 तो महारत्न हो गए, तो अब कुछ ना कुछ नवरत्न भी बचे होंगे, क्योंकि नवरत्न की लिस्ट से निकल के महारत्न में पहुंच रहे हैं। तो देयर आर 14 पीएससीज आइडेंटिफाइड एज नवरत्न, यानी नवरत्न में कितनी पीएससीज अभी बचे हुए हैं, 14, यानी 14 पीएससीज इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे हैं जिनको नवरत्न की कैटेगरीज में रखा गया है। एंड फिर मिनी रत्न, क्योंकि मिनी रत्न से निकलकर नवरत्न में जा रहे हैं, तो ये भी घट रहे हैं। तो करंट सिचुएशन में स्टूडेंट देयर आर 73 पीएससीज आइडेंटिफाई एज मिनी रत्न, ठीक है। तो आप इनके नंबर भी याद रखिए, कि नंबर भी पूछा जा सकता है। तो महारत्न में कितने हैं स्टूडेंट्स, 10, नवरत्न में कितने हैं, 14, और मिनी रत्न में कितने हैं स्टूडेंट्स, 73। तो आपको ये नंबर भी याद रखने हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट्स महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना में आपको इतना आइडेंटिफाई कर दिया मैंने, ये समझ लिया होगा आपने कि महारत्ना क्यों है, कितने हैं, कौन से महारत्न पीएससीज होंगे, नवरत्न कौन से हैं, ठीक है, कितने हैं, ये डिस्कस कर लिया। कल के टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक, कल जो डिस्कशन हम लोगों ने किया था कल की वीडियो में, एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपको बता दिया था लाइव क्लास में, लेकिन उसका नोट्स नहीं दिया था। उसको मैंने बोला था कि अगली वीडियो में उसे मैं इंक्लूड कर लूँगा। तो स्टूडेंट्स इसी वीडियो में हम डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन को भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था, जब भी गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू किसी फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट में कम कर देती है, तो इसे क्या कहा जाता है, डिवैल्यूएशन कहा जाता है, ठीक है। और जब भी कोई गवर्नमेंट अपनी करेंसी का यानी डोमेस्टिक करेंसी का डिवैल्यूएशन करती है, तो रिजल्ट क्या होता है, हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं, चीप हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे जो इंपोर्ट होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, यानी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और जब एक्सपोर्ट हमारे सस्ते होते हैं तो फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन प्रोडक्ट्स की प्राइस घटती है उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और जिसकी प्राइस बढ़ती है उनकी डिमांड घट जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी गवर्नमेंट, मैंने आपको कल बता दिया था, डिस्कस हो गया था कि डिवैल्यूएशन करती है, ठीक है, जब भी गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन करती है तो डिवैल्यूएशन से हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं उनके प्राइस कम हो जाते हैं, और इंपोर्ट जो होते हैं हमारे उनके प्राइस बढ़ जाते हैं। और जब एक्सपोर्ट बढ़ के प्राइस कम होंगे तो फॉरेन में इसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे तो इनकी डिमांड क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में घट जाएगी। रिजल्ट क्या होगा, हमारा जो बीओपी में क्राइसिस है, क्योंकि अब हमारे देखिए एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है तो हमें फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ जाएगा, और इंपोर्ट हमारे कम हो रहे हैं तो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो
कम हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो फॉरेन करेंसी का स्टॉक है वो स्टॉक क्या करेगा, बढ़ने लगेगा, और हमारे बीओपी में जो क्राइसिस क्रिएट हुआ होगा या हमारे बीओपी में जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ होगा वो अब बैलेंस में चेंज होने लगेगा। तो इसी के उद्देश्य से इंपोर्ट्स की डिमांड बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट्स की डिमांड को कम करने के लिए, हमारे बीओपी का जो इम्बैलेंस है उसे ठीक करने के लिए 1991 में गवर्नमेंट ने इंडियन करेंसी का, इंडियन रुपी का डिवैल्यूएशन कर दिया था। यानी हमारी करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के कंपैरेटिवली गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दी थी, कम कर दी थी। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिवैल्यूएशन कहा जाता है। मैंने कल आपसे डिस्कस कर लिया था कि, अब देखिए यहाँ लिखा भी है, व्हेन गवर्नमेंट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी मीन्स हम उस करेंसी की बात कर रहे हैं जिस कंट्री की गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन कर रही है, तो वो अपनी ही करेंसी में डिवैल्यूएशन कर सकती है ना। तो वही यहाँ लिखा है स्टूडेंट, देखिए, when government reduce the value of domestic currency against the other foreign currency it is known as devaluation। यानी जब भी सरकार हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी की तुलना में कम कर देती है, इसे डिवैल्यूएशन कहा जाता है। ठीक है, और डिवैल्यूएशन से रिजल्ट क्या होते हैं, डिवैल्यूएशन मेक्स एक्सपोर्ट चीपर टू फॉरेन कस्टमर। यानी डिवैल्यूएशन से क्या होगा कि हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो फॉरेन कस्टमर्स के लिए सस्ते हो जाएंगे एंड इंपोर्ट मोर एक्सपेंसिव, और जो इंपोर्ट होंगे हमारे वो ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। तो एज रिजल्ट द डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट इज इंक्रीज, यानी हमारे जो एक्सपोर्ट्स की डिमांड होगी फॉरेन कंट्रीज में वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड डिमांड फॉर इंपोर्ट्स आर डिक्रीज्ड। यानी और हमारे कंट्री के लोग जो अदर कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे होंगे उनकी डिमांड कम होगी, और रिजल्ट क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, यानी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा, और हमारे बीओपी का जो इम्बैलेंस है वो करेक्ट होने लगेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप डिवैल्यूएशन को भी नोट कर लेना। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जब भी हम डिवैल्यूएशन के अपोजिट चले जाते हैं, यानी डिवैल्यूएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घटा देती है, लेकिन गवर्नमेंट जब अपोजिट करे, यानी हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर दे, ठीक है, यानी विदेशी करेंसी के, फॉरेन करेंसी के कंपेयर में हम डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर दे स्टूडेंट्स, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे रिवैल्यूएशन कहा जाता है। यानी डिवैल्यूएशन क्या है, सॉरी रिवैल्यूएशन क्या है, डिवैल्यूएशन का जस्ट अपोजिट है। डिवैल्यूएशन में हम डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में कम करते हैं तो डिवैल्यूएशन कहा जाता है, और जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को फॉरेन करेंसी के कंपेयर में इंक्रीज किया जाता है तो इसे रिवैल्यूएशन कहा जाता है। यानी जस्ट डिवैल्यूएशन का उल्टा क्या है, रिवैल्यूएशन है, और इसीलिए रिवैल्यूएशन के जो रिजल्ट हैं, रिवैल्यूएशन का जो परिणाम है वो भी डिवैल्यूएशन के उल्टे हो जाएंगे। यानी जब भी गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन करती है तो एक्सपोर्ट सस्ते और इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं, ठीक वैसे ही गवर्नमेंट जब रिवैल्यूएशन करेगी तो हमारे एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे और इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। उसका इम्पैक्ट बीओपी पे क्या होगा, हमारे बीओपी में आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आउटफ्लो बढ़ जाएगा, इनफ्लो घट जाएगा, और हमारा बीओपी इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप इस वीडियो से महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना के साथ साथ डिवैल्यूएशन के भी कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। इनको पढ़ने में, समझने में कोई प्रॉब्लम है, इनको लेकर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे शेयर करिए।
चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप करिए, चाहे फ़ोन कर लीजिए, या फिर आप गूगल क्लासरूम में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रिटिकल अप्रेजल पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट ने एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया, इसके रिजल्ट कहाँ तक पॉजिटिव रहे, क्या उन रिजल्ट्स में हमारे वो सभी टारगेट फुलफिल हो गए जो गवर्नमेंट ने उम्मीद की थी, क्या हम एलपीजी पॉलिसी उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्सेसफुल रही जो एंड ऑफ 19 यानी 90s तक क्रिएट हुए थे। क्या ये अपने ऑब्जेक्ट में सफल रही? अगर सफल रही तो क्या कारण थे? सक्सेसफुल नहीं रही तो क्या कारण थे? क्या हो सकता था? यानी हम अब एलपीजी पॉलिसी का रिव्यू करेंगे, अप्रेजल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।